हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, जिसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है सबसे पहले हमने बात की है हेल्थ के बारे में, देन हमने बात की है डिजीज के बारे में, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इम्यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्यूनिटी के बारे में समझा है कि इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पर रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर की होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है जो वो होगा इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में आगे बात करेंगे। हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है। दो प्रकार की हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी है इनेट इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं जन्मजात जो होती है, ठीक है, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो अर्जित की जाती है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या समझा था हमने? रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों को रोकने की जो हमारी क्षमता होती है उसे हमने क्या कहा? इम्यूनिटी कहा है। ठीक है, दो टाइप की हमने पढ़ी है। अब हम बात कर रहे थे, हमने कहा दो टाइप की हमारे पास इम्यूनिटी है, और हम बात कर रहे थे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने जो समझा है वो ये है कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो फ्रॉम बर्थ होती है, जन्म से आपके पास होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम अलग अलग कैटेगरी देखते हैं तो सबसे पहले हमने कहा फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर यानी कि अलग अलग प्रकार की इनेट इम्यूनिटी होती है। ये फिजिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर या सेलुलर बैरियर या साइटोकाइन जो है ये सारे आपके आते हैं यहाँ पे जो इनेट इम्यूनिटी होती है। सारे आपके पास क्या होंगे? जन्म से ही होंगे। फिजिकल बैरियर में हमने कहा स्किन आती है जो कि आपके फिजिकल बैरियर का काम करती है। सबसे पहले आपकी स्किन ही आप देखते हैं जो कि क्या करती है? आपकी सुरक्षा करती है पैथोजन से। पैथोजन पढ़े हैं आपने, जब आपने डिजीज के बारे में पढ़ा है तो आपने पैथोजन भी पढ़े हैं। हमने कहा कि स्किन जो है हर टाइप के जो पैथोजन है ऐसा नहीं कि वो हमारी स्किन को क्रॉस कर लेंगे या हमारी जो स्किन है उसमें पेनिट्रेट कर लेंगे। उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे कि जो पेनिट्रेट कर पाते हैं, मैक्सिमम नहीं कर पाते। तो उसके लिए स्किन क्या है? एज अ बैरियर यहाँ पर काम कर रही है। सेकेंड आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लाइसोजाइम है। अभी के HCl जो है आपके स्टमक में होता है, लाइसोजाइम जो है वो आपके सलाइवा, आपके टीयर्स में होता है। दोनों का फंक्शन है जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में उन्हें किल करने। ठीक है, तीसरा आता है सेलुलर बैरियर जिसमें आपके पास आते हैं मैक्रोफेज आता है, न्यूट्रोफिल आते हैं। अब ये मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? मैंने कहा कि ये होते हैं WBC के पास। WBC जो आपकी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब आपको होमवर्क में दिया गया था कि ब्लड को पढ़ करके आएंगे, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ करके आएंगे। तो अगर आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा होगा, अगर आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर ब्लड में 3 सेल्स होंगे, मेनली 3 सेल्स, और उनके फंक्शन हम देखेंगे। एक बार जल्दी से देखिए आपने क्या पढ़ा है WBC के बारे में। चलिए, तो आपने WBC के बारे में जो पढ़ा है यहाँ पर हमने कहा 3 चीजों के बारे में आपने पढ़ा है। एक तो है RBC, एक है WBC, और एक है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, TL कर लेती हूँ क्योंकि BP से आप लोग फिर कंफ्यूज करेंगे, ब्लड प्रेशर को करेंगे। तो आपने कहा ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स और लाल रक्त कणिकाएं जिसमें होता है HB हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमने कहा RBC का फंक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्या करता है? जो गैसेस है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑक्सीजन को आपके पूरी जितनी भी बॉडी की जितनी भी सेल्स है वहां तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है। एक और चीज ध्यान रखिए, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आप दो फिनोमिना पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई चीज कंप्लीटली किसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। ठीक है, यानी कि हमने कहा कोई चीज है और इस चीज को कंप्लीटली क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एड्जॉर्ब जो होता है यहाँ पर हमने कहा एड्जॉर्ब का मतलब है कि सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर आ रहा है, सरफेस पे बाइंड हो रहा है। दो फिनोमिना होते हैं, एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली आपने क्या की? एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ? आया,
और एड्सॉर्प्शन होता है कि सिर्फ सरफेस पे अटैच होता है। तो एड्सॉर्प्शन जो हम कहते हैं वो कहते हैं सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना नहीं है। अब आप सोचेंगे हम इन दो वर्ड्स का अभी यहाँ पर क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हीमोग्लोबिन के साथ क्या यहाँ पे ऐड होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो ऐड होती है वो यहाँ पर आपने कहा ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन आपने कहा एड्सॉर्प्शन है, सरफेस फिनोमेना है, क्लियर है। हीमोग्लोबिन की जो सरफेस है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बाइंड करती है। चलिए, ऐसा तो आपने समझ लिया होगा। बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। आपने कहा ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, जो रक्त का थक्का जमने में। रक्त का थक्का सिर्फ वैसे ही नहीं जमेगा, चोट लगने पे रक्त का थक्का यहाँ पर जमता है। जैसे किसी को चोट लग जाती है, आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड में जो चोट है वो कि खुद ब खुद वहां से जो ब्लड निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाता है। अब इस केस में कि किसी को बहुत ज्यादा चोट लगी है तो वहां पर टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर भी क्या है, जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो काम कर रही होंगी। लेकिन अगर सामान्य चोट लगती है आपको, जैसे आप खेल रहे हैं तो चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा और ज्यादा चोट भी लग जाती है, तो आपने कहा कि जितनी गहरी चोट होगी, जितनी ज्यादा चोट होगी, उतनी देर तक थोड़ा सा खून बहेगा और उसके बाद क्या हो जाता है, वहां पे खून का थक्का जमने लगता है। कभी नोटिस कीजिएगा, छोटी सी चोट लगती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ही उंगली है, यहाँ पर हल्की सी चोट लग जाती है, अब यहाँ से खून निकलेगा, तो कहा जाता है कि उसे आप छेड़िए मत, उसे आप अपने हाथ को एज इट इज रख दीजिए, ढील छोड़ दीजिए। आप टाइट नहीं करेंगे अपने हाथ को, या आप अपनी उंगलियों को ऐसे दबाएंगे नहीं, निचोड़ेंगे नहीं, आप क्या कर देंगे, अपने हाथ को ढीला छोड़ देंगे, एज इट इज रहने देंगे। उससे क्या होता है, उससे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक जाल से एक नेटवर्क जैसा बनाने लगती है चोट वाली जगह पे, इस प्रकार से एक नेटवर्क बनाने लगती है, जिससे कि जो खून है वो निकलना बंद हो जाता है। हो गया, खून निकलना बंद हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आप देखते हैं कि जब चोट लगती है, जब आपने ऐसे खुला छोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो खून है उसकी बॉल जैसी जम जाती है। अब जब आप उस बॉल को निकालेंगे और हल्का सा अपने हाथ से हल्का सा मैश करना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मैश करना है, बहुत हल्के से मैश करना है, आपको क्लियरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, धागे जैसी संरचनाएं आपको दिखेंगे वहां पर। तो वहां पर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो वहां पे क्या कर रहे हैं, रक्त का थक्का जमने में हेल्प कर रहे हैं। दो चीजें हो गई हैं। आते हैं WBC पे, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं पे। और जब भी हमने श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा है, हमने कहा WBC हमारी हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, या हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम पार्ट जो आपके इम्यून सिस्टम का बनाते हैं वो आपके WBC बनाते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए WBC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपने कहा है जैसे किसी को डेंगू हो गया, किसी को कुछ और चीज हो गई है, ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा क्या हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, किसी को चोट लगी है, बहुत ज्यादा रक्त बह गया है, वहां पर एक तो होती है हीमोग्लोबिन की कमी, एक होती है WBC की कमी होती है, एक होती है, आपने कहा ये अलग अलग सिचुएशन है, किसी को डेंगू हुआ है, किसी को चोट लगी है, या फिर कोई भी चीज हुई है, किसी को होती है प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है। आपने कहा कि जो हीमोग्लोबिन की कमी है, फिर या तो रक्त चढ़ाया जाता है, ठीक है, आप अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती हैं, उसमें भी खान पान पे ध्यान दिया जाता है। WBC कम नहीं होनी चाहिए, WBC इंपॉर्टेंट होती है आपकी, क्योंकि वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है, आपके इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बना रही है। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हमने कहा जो आपके मैक्रोफेज और जो आपके न्यूट्रोफिल है, ये सारे आपके क्या है, WBC के यहाँ पे पार्ट आते हैं। तो हम समझेंगे, क्योंकि हम इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम समझेंगे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को। व्हाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर क्या उनका फंक्शंस होता है, एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं WBC, और WBC के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। WBC जो है वो मेनली आपके दो टाइप का आता है। ग्रेन्युलोसाइट आता है, और दूसरा हमारे पास आता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है।
ग्रेन्युलोसाइट फर्दर हमारे पास 3 टाइप का आता है। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, और एक ग्रेन्युलोसाइट आपका था मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है। हमें पूरा जो चार्ट है सबसे पहले एक एक करके समझेंगे, पार्ट्स में समझेंगे, देन एक चार्ट में हम पूरा ही फ्लो चार्ट बना लेंगे। ये आपकी आएगी, ध्यान रखिए, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान रखिए, ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके जानेंगे इनके काम क्या होते हैं, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है इतना? आप थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। हमने कहा न्यूट्रोफिल में जो आते हैं वो है फैगोसाइट, फैगोसाइट, और मोनोसाइट में आते हैं आपके मैक्रोफेजेस, मैक्रो। चलिए एक बार जल्दी से पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली है, आपने नोट भी कर लिया है WBC को। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके फंक्शनिंग की क्या काम होते हैं। ध्यान रखिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रेन्युलोसाइट ये है, ग्रेन्युलोसाइट ये है, एक ग्रेन्युलोसाइट ये है। अब देखिए, जब हमने वैक्सीनेशन पढ़ा होगा, जब हमारे पास वैक्सीनेशन एक टॉपिक आता है तो हमने वैक्सीनेशन को पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने कहा एंटीबॉडीज बन रही हैं। आज जानेंगे एंटीबॉडीज बन रही हैं। एक्चुअली में हमने मेमोरी सेल की भी बात की थी, वो भी पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए, आपकी ये है ब्लड वेसल्स, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स में कोई पैथोजन आ जाता है, ठीक है, पैथोजन को आप ब्लू कलर में दिखा लेंगे, ये आपके बॉडी में कोई पैथोजन आ गया है। अब हमने कहा पैथोजन क्या करेगा, जो सेल है, सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उन्हें इनहिबिट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, या सेल फंक्शनिंग को रोकेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, आपने कहा कोई पैथोजन आता है तो यहाँ पे काफी सारा ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पर होगा, ब्लड, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, जब यहाँ पर क्या हुआ है, डाइजेशन होता है, तो जब हम एसिमिलेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है पहले, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, ब्लड वेसल्स में। आपने कहा ब्लड में इनफ क्या है, यहाँ पे इनफ ग्लूकोज है, क्योंकि इनफ ग्लूकोज है तो ये क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाने लगता है। ठीक है, अपने नंबर को बढ़ाने लगेगा, सिर्फ इतना नहीं करेगा बल्कि ये क्या करेगा, अब ये टॉक्सिन रिलीज करने लगेगा। अब इसने क्या कर दिया है, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब ये टॉक्सिन रिलीज करेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आएगी, कोई ना कोई सिम्टम्स हमें दिखेंगे। ठीक है, अब हमने एक और चीज ध्यान में, आपने, आपको पता होगा, हमने एक और चीज पढ़ी थी। हमने कहा था सेल में, हर एक सेल में अपनी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर एंटीजन पाया जाता है। हर सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसमें क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा, इंक्लूडिंग पैथोजन। पैथोजन में भी अपना एंटीजन होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि पैथोजन में भी अपना एंटीजन होता है। तो क्या होता है, हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती हैं किसी भी पैथोजन को उसके एंटीजन के बेसिस पे। क्लियर है? अब हमने कहा कि हमारी यहाँ पर क्या है, इसके एंटीजन को देखा जाएगा। जैसे कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होंगे उनके जो एंटीजन्स होंगे, हमारी जो इम्यून सेल्स है वो उन्हें पहचानती है। सारी आपकी इम्यून सेल्स हैं जो आपने पढ़ी है, सारी आपकी इम्यून सेल्स की हैं। ठीक है, अब ये आपकी अपनी सेल को पहचानती है, अपनी बॉडी, चाहे बॉडी में कोई भी सेल है, कहीं भी कोई सेल है, तो उसे वो रिकॉग्नाइज करती है। किससे? आपकी का, क्योंकि उस पर एंटीजन होते हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, एंटीजन क्या है, एज अ नेम प्लेट है। ठीक है, नाम की तरह है सेल के। अब आप जानते हैं कि ये जो सेल है ये मेरी अपनी बॉडी की सेल है। आपकी इम्यून सेल्स जो है वो जानती हैं कि ये हमारी बॉडी की अपनी सेल्स है, लेकिन कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है
जिसे आप पैथोजन कह रहे हैं, तो उसे यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है कि ये हमारी सेल नहीं है। किसके बेसिस पे? एंटीजन के बेसिस पे। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या लगे होंगे? एंटीजन लगे होते हैं, जो इस प्रकार से एंटीजन लगे होंगे। जब एंटीजन को पहचाना जाता है, तो एंटीजन को जब ये देखा गया कि ये फॉरेन सेल हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक्टिवेट होगा वो होगा यहाँ पे आपके न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट का जो न्यूट्रोफिल होता है वो क्या करेगा? यहाँ पर फैगोसाइट जो होता है, फैगोसाइट का मतलब होता है कि जो क्या करते हैं, जो खा जाते हैं सेल्स को, जो सेल्स को खाने का काम करते हैं, फैगोसाइट। आपने कहा ये क्या करेगा? फैगोसाइट्स यहाँ पर जो होते हैं न्यूट्रोफिल से के जो फैगोसाइट्स होते हैं, वो फैगोसाइट्स कहाँ जाएंगे? आपकी आपकी ब्लड वेसल्स में जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या है? फैगोसाइट्स हैं। किसके हैं? न्यूट्रोफिल्स के फैगोसाइट हैं। ये फैगोसाइट जाते हैं और ये इन्हें क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। ये इन्हें क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करेंगे, खा देंगे। अगर इन्फेक्शन नॉर्मल है, कम है, तो यहीं पे क्या है, जो आपका इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूर हो जाता है, या फिर यहीं पे जो पैथोजन है वो मार दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि पैथोजन जो है वो मोस्टली क्या होते हैं? आपने कहा कि वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, या फिर आपने कहा कि जो यहाँ पे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे ही ग्लूकोज मिला, वैसे ही बहुत जल्दी से ये रैपिडली क्या करेंगे? डिवाइड करने लगते हैं। आपने कहा कि अगर ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन कम है, तो जो आपके जो फैगोसाइड होते हैं वो इन्हें खा जाते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा? इस केस में जो मोनोसाइट के जो मैक्रोफेज हैं, ये यहाँ जाते हैं। मैक्रोफेज क्या होती है? यहाँ पे मैक्रोफेज होती हैं न्यूट्रोफिल से बड़ी सेल्स। ठीक है, ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज है। अब मैक्रोफेज क्या करेगी? इन्हें खाने का काम करती है, इस प्रकार से खा जाए। तो आपने कहा कि अगेन, अगर इन्फेक्शन, आपने कहा कि अगर इन्फेक्शन बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो फैगोसाइट है वही यहाँ पे इन्फेक्शन को दूर कर देते हैं। फैगोसाइट आप समझ रहे हैं, आपकी इम्यून सेल्स हैं। इम्यून सेल्स का काम है कि इस पैथोजन को किल करना, इस पैथोजन को खा जाना। खाने का मतलब है इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपने कहा कि जो भी आपको सिम्टम्स दिख रहे थे, जो भी यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज थी, जो भी यहाँ पर क्या है, जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है वो था, वो सब वहाँ पे ठीक हो जाता है। क्लियर है? दूसरा, अगर इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा है, तो हमने कहा यहाँ पे मैक्रोफेज आ जाता है। मैक्रोफेज जो यहाँ पे फैगोसाइट है उससे बड़े होते हैं, बड़ी सेल्स होती हैं। इनका भी सेम वही फंक्शन है कि ये क्या करते हैं? पैथोजन को खा जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इन्फेक्शन इतना है तो इन दोनों से यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आपने कहा ये तो ब्लड वेसल्स हैं और ये आपकी क्या है? सेल्स हैं। ये आपके सेल्स हैं। क्या हो अगर ये जो पैथोजन है, इन्होंने इतनी जल्दी डिवाइड किया है खुद को कि ये अब यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और सेल के अंदर भी आ चुके हैं। सेल को क्या कर लिया है इन्होंने? इन्फेक्ट कर लिया है। एक ही सेल बनाते हैं, एक सेल इनफ है समझने के लिए। क्या कर दिया इन्होंने? इस सेल को भी इन्फेक्ट कर दिया है। इट मीन्स कि इनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस केस में क्या होगा? इस केस में सिर्फ यहाँ पे जो फैगोसाइट और मैक्रोफेज है, इस केस में सिर्फ ये दोनों इनफ नहीं होंगे। अब क्या होगा? यहाँ पर जो फैगोसाइट है वो क्या करेगा? केमिकल रिलीज करने लगता है, केमिकल रिलीज करने लगेगा। और केमिकल जब रिलीज करता है तो एक सेल को यहाँ पे सिग्नल पहुंचाया जाता है, जिसे ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं या ब्रेन ऑफ इम्यून सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसे यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है। जब उसे सिग्नल दिया जाएगा तो वो जो सेल है यहाँ पर, वो सेल अपेयर होगी। अपेयर यानी कि वो सेल यहाँ पर आती है और इसका फंक्शन भी सेम होगा। ब्लड वेसल्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमारे पास क्या हो। ठीक है, अब क्या हो गया है? हमने कहा कि जो मैक्रोफेज है वो क्या करता है? एक सिग्नल यहाँ पे रिलीज करेगा। जब सिग्नल रिलीज किया जाता है तो किस सेल को सिग्नल दिया जाता है? तो आपने कहा कि जो ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम है या ब्रेन ऑफ इम्यून सेल है, तो वो जो सेल है वो यहाँ पर आती है, जो कि यहाँ पे काफी बड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं, कोई शेप बना लेते हैं। अब ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा?
आपने न्यूरॉन पढ़ा है, ठीक है, आपने न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा है, उसमें डेंड्राइट्स आपने देखे हैं। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कुछ। तो ये सेल कुछ इसी प्रकार की होती है, इसीलिए इस सेल का नाम है डेंड्रिटिक डेंड्रिटिक सेल। क्या है ये? ब्रेन ऑफ इम्यून सेल, ठीक है। इस केस में ये क्या करेगी, अब ये अगेन इन्हें खाने का काम करेगी, इन्हें क्या करेगी, यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेगी, खाने का काम करेगी। एक और चीज करती है, इनके जो एंटीजन है, ये इनके जो एंटीजन है ये अपने सरफेस पे लगा लेती है इस प्रकार से। अपने क्या लगा लेती है, अपने सरफेस पे इनके एंटीजन लगा लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने एंटीजन लगाने का क्या पर्पस होता है आगे समझेंगे। अभी तक ये समझिए कि जो भी ये चीजें चल रही हैं, चाहे आपने किसके बारे में बात की है, चाहे आपने फैगोसाइट के बारे में बात की है, चाहे आपने मैक्रोफेज के बारे में बात की है, या चाहे आपने डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में बात की है, यह इम्यून सिस्टम जो आपका है, जो इनेट इम्यून सिस्टम है, वहां की बात चल रही है। लेकिन आपने कहा इन्फेक्शन अगर इतना बढ़ जाता है कि जो फैगोसाइट है और जो मैक्रोफेज है इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, ठीक है। सेकेंड टाइप की जो इम्यूनिटी आपकी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। वो कैसे होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम जो है वो आपके इम्यून सिस्टम ही करेगा, इम्यून सेल्स ही करेंगे जो आपकी बॉडी में होते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये जो चीजें ये आपके पास फ्रॉम बर्थ है, जैसे फैगोसाइट आपके पास है, जैसे मैक्रोफेज आपके पास है, जैसे डेंड्रिटिक सेल्स आपके पास हैं। लेकिन अब आपने कहा कि जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, जब इस प्रकार से आपने कहा इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होने के बाद जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो एक्टिवेट करती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं कुछ और सेल्स को यहाँ पर एक्टिवेट किया जाता है। अब हम इसके आगे जो क्या हुआ, इससे पढ़ने से पहले हमें पढ़नी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, डेंड्रिटिक सेल्स किस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, और किस प्रकार से ये जो इन्फेक्शन है इसे दूर किया जाता है। उससे पहले एक बार देखिए अभी तक हमने क्या चीजें यहाँ पर समझी। चलिए, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो हमारा आता है वो कितने प्रकार का होता है। सेकेंड टाइप का जो आपका आता है वो है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो आपका आता है वो दो टाइप का आता है, ठीक है। पहला आता है ह्यूमोरल और दूसरा आता है सेल मीडिएटेड, ठीक है। सेल मीडिएटेड के जो फर्दर तीन टाइप होते हैं, साइटोटॉक्सिक। इससे पहले आपके एक और क्लासिफिकेशन आता है, इसमें आपका आता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और इसमें आपका आता है बी लिम्फोसाइट। क्लियर है? टी लिम्फोसाइट आपके तीन टाइप में डिवाइडेड है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, memory T cell and helper T cell।
बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो टाइप के हमारे पास आते हैं। प्लाज्मा सेल एंड बी हेल्पर बी सेल। चलिए जल्दी से पहले इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने जो स्टॉप किया था, अपना जो टॉपिक है वो कहाँ पे किया था, आपने कहा था कि जो डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट करेगी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। अब ध्यान देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट ऑलरेडी है, बट इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। इनके लिए क्या बनानी पड़ती है, एंटीबॉडीज जनरेट करनी पड़ती हैं, इनके लिए मेमोरी सेल्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। इससे पहले जब हम काम कर रहे थे तो आपको यहाँ पे एंटीबॉडीज जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ मेमोरी सेल्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि फैगोसाइट एंड मैक्रोफेज क्या कर रहे थे, उन पैथोजन को खा जा रहे थे। सिंपल सी प्रोसेस थी यहाँ पे। अब आप सोचेंगे इनका क्या काम है, फिर इनका भी काम होता है, अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग टाइप से इनका काम होता है। अभी इन जनरल वे में हम देख रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है, फिर एक्वायर इम्यूनिटी कैसे काम करती है। इसके बाद हम देख लेंगे इम्यून सिस्टम के टाइप और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात की है यहाँ पर, ध्यान रखिए, यहाँ तक की बात हमने कर ली कि क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। उसके बाद डेंड्रिटिक सेल्स क्या करेगा, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक बार जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है वो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल्स ने आपके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। सबसे पहले ये एक्टिवेट करेगा वो आपके सेल मीडिएटेड जो है आपकी एक्वायर्ड जो इम्यून सिस्टम है वो दो टाइप का हमने कहा है। तो आपने का जो सेल मीडिएटेड है, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सेल मीडिएटेड को यहाँ पे एक्टिवेट किया जाएगा, देन आपका क्या होगा, ह्यूमोरल जो होता है जिसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो एक आइडिया मैं दे रही हूँ क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबी है, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले सेल मीडिएटेड जो आपका इम्यून सिस्टम आता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, वो टी लिम्फोसाइट होता है इसमें, ठीक है। टी लिम्फोसाइट के तीन टाइप हम देखते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, उन पैथोजन से लड़ेगा। मेमोरी सेल क्या करेगा, उन पैथोजन के लिए मेमोरी सेल जनरेट करेगा। और हेल्पर टी सेल क्या करेगा, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। बी लिम्फोसाइट में आपने कहा कि प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे, और हेल्पर जो बी सेल्स होती हैं वो अगेन हेल्पर नहीं होगा, ये मेमोरी बी सेल होगा, ध्यान रखिए। ये भी क्या करेंगे, मेमोरी जनरेट करेंगे यहाँ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, आपको नोट कर लेना है चीजें। अभी तक हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात की, किस प्रकार से इनेट इम्यूनिटी काम करती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।